चलिए एग्जाम्पल्स में आते हैं। पहला, अभी रुक जाइए थोड़ा देर, इसको बंद कर दीजिए, आएगा फिर वो लोग पे। हो गया, स्टार्ट है। एग्जाम्पल्स में हम लोग कल थे, तो सबसे पहला एग्जाम्पल देखे थे हम लोग, सेंटर पॉइंट ओ हो गया और एक स्ट्रिंग है जिससे स्टोन, तो इस साइड में टेंशन टी जो कि हमारा एफसी है, और इसी डायरेक्शन में क्या होगा, एसी। अब हम लोग बात करेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का और सेंट्रीपिटल फोर्स का। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और फोर्स कब अप्लाई होगा, किस कंडीशन में अप्लाई होगा, यदि बॉडी पर टेंजेंशियल फोर्स जीरो होगा। तो टेंजेंशियल फोर्स जीरो होगा, इसका मतलब बॉडी का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। यानी पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा तो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, है, ठीक है। यानी पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन यदि है तो सिर्फ सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन है और कहीं एक्सेलरेशन नहीं है। तो एक जनरल क्वेश्चन उठता है जो आप लोग शायद नहीं ध्यान दिए, उठेगा एक क्वेश्चन, हम उसका मीनिंग बताते हैं या उसको समझाते हैं। ये स्टोन है, इस डायरेक्शन में इसके पास V है, इस डायरेक्शन में यहां V है, इस डायरेक्शन में यहां V और ये V। तो आपसे कहा जा रहा है कि AT इज इक्वल टू जीरो। AT जीरो है, पार्टिकल इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसका मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो है उसका, ठीक। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो सब जगह पर स्पीड क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब एक सवाल ये है, क्वेश्चन जो जनरली उठता है, पिछले बैच में भी बच्चों ने पूछा था, उससे पहले वाले बैच में भी पूछा था, आप लोग नहीं पूछे, कॉन्सेंट्रेशन लेवल कम है इसलिए नहीं पूछ रहे हैं, उसको बेहतर करिएगा तो हो जाएगा। सवाल ये है कि सर यदि सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, इसका मतलब उसी के डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल फोर्स है, बॉडी पर और कोई दूसरा फोर्स लग नहीं रहा है, ठीक है। एक उसका ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो मान लीजिए हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन है, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नीचे लग रहा है, ठीक है, मान लीजिए। तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है और पार्टिकल मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पर, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ पर, ठीक। तो उस केस में जब सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन लग रहा है, फोर्स लग रहा है सेंटर की तरफ, तो बॉडी सेंटर की तरफ क्यों नहीं चला जा रहा है, सेंट्रीफ्यूगल। अब जैसे मान लो ये स्टोन को आप देख रहे हैं, तो ये स्टोन सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है, तो आप तो ग्राउंड से देख रहे हैं, तो ग्राउंड से देख रहे हैं तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात हम करेंगे ही नहीं, क्योंकि वो सीडो फोर्स है ना। तो सीडो फोर्स है वो, तो हम तो उसमें जाएंगे, हम स्टोन के फ्रेम से देखेंगे तब तो हम डिसाइड कर पाएंगे वो सीडो फोर्स को। लेकिन आप यदि ग्राउंड के फ्रेम से देख रहे हैं तो आप ये देख रहे हैं कि सेंटर की तरफ एक ही फोर्स लग रहा है, दैट इज एफसी। तो बॉडी पर जब एक ही फोर्स लग रहा है और वो फोर्स जो बॉडी को लग रहा है नेट फोर्स है, तो बॉडी को उधर उस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करना चाहिए, और एक्सेलरेशन भी है उसके पास, तभी बॉडी सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है। मेरा क्वेश्चन समझे, F इक्वल टू ए में क्या कहता है, F इज इक्वल टू एम ए, यानी कि यदि ये, इसका मतलब हुआ बॉडी के पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, क्योंकि बॉडी के पास सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो ये फोर्स एक नेट फोर्स है, तो बॉडी के पास मास है, तो वो उसको, उस बॉडी को उस डायरेक्शन में जाना चाहिए जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो बॉडी सर्कुलर पाथ क्यों फॉलो करता है। सीडो फोर्स की बात हम तब करेंगे ना जब हम सिस्टम में होंगे, हम तो सराउंडिंग से देख रहे हैं या ग्राउंड से देख रहे हैं। हम स्टोन पे बैठेंगे तो हम सीडो फोर्स की बात कर सकते हैं, लेकिन हम स्टोन पे नहीं बैठे हुए हैं, स्टोन के फ्रेम से नहीं देख रहे हैं, हम तो ग्राउंड के फ्रेम से देख रहे हैं। और ग्राउंड का फ्रेम कैसा फ्रेम है, इनर्शियल फ्रेम, और इनर्शियल फ्रेम में हम सीडो फोर्स की बात नहीं करेंगे, क्योंकि सीडो फोर्स कब अप्लाई होगा, जब फ्रेम नॉन इनर्शियल फ्रेम है। हाँ, हम स्टोन पे बैठे हैं तब हम फील करेंगे, जैसे मान लीजिए हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन है, कभी डिज्नीलैंड वगैरह आप गए होंगे जहां पर बहुत बड़ा बड़ा झूला होता है, उसमें ना एक घोड़ा होता है, इधर भी घोड़ा, इधर भी घोड़ा, उधर भी घोड़ा, उधर भी घोड़ा, सब
लोग घोड़े पे बैठे होते हैं, आपके आगे वाला वो भी घोड़े पे बैठा है, आप भी घोड़े पे बैठे हैं, आपको लग रहा है हम उसको पकड़ लेंगे, लेकिन उतना ही टाइम में वो आगे बढ़ जाता है। यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जितना आपका है उतना ही उसका भी है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब जितना टाइम में आप जितना एंगल बनाते हैं, मान लीजिए 5 सेकेंड में आप 20 डिग्री π/3 एंगल बनाते हैं, मान लीजिए 30 डिग्री 60 डिग्री बनाते हैं, तो 60 डिग्री एंगल आप बनाए 10 सेकेंड में, तो आपके आगे वाला भी 10 सेकेंड में 60 डिग्री एंगल बनाया, तो वो हमेशा आपसे डिस्टेंस क्या रहेगा, उसका कांस्टेंट रहेगा। वो होता भी है, होता है ना। तो मान लीजिए हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ पर है, हम एग्जांपल क्या ले रहे हैं कि आप यदि बॉडी के फ्रेम में बैठे हैं, तो आप जब आप उस पर बैठे हैं वो घोड़े पर, तो वो जब घूम रहा है तो आप बाहर की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप उस फ्रेम में बैठे हुए हैं। बाहर वाला जो बाहर झूला वाला आदमी है, वो बाहर से खड़ा होकर देख रहा है, या कोई भी आदमी आपको बाहर से देख रहा है, वो थोड़ी ना एक्सपीरियंस कर रहा है फोर्स। वो कर रहा है क्या, उसको लगेगा ये ऐसे क्यों झुक रहा है, वो ऐसे ऐसे टर्न करते समय वो बाहर की तरफ क्यों झुक रहा है। तो बस में बैठे हैं, तो आप बस में जो बैठे हैं लोग, या आप जब बस में खड़े हैं, वही वो फिर फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं ना, जो टर्न करता है गाड़ी। रोड पे का आदमी थोड़ी ना उसको एक्सपीरियंस करेगा, वो नहीं करेगा। बात समझ गए। तो शेडो फोर्स एक्सपीरियंस तब होगा जब आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में होंगे, और ऑब्वियसली ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेटेड है। ठीक। तो मेरा ये सवाल है कि इस पर सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है, तो बॉडी उधर क्यों नहीं जा रहा है, सर्कुलर पाथ क्यों फॉलो कर रहा है। सर्कुलर पाथ फॉलो करने का सबसे बड़ा रीजन ये है, एक चीज को समझिए कि एसी क्या है। यदि हम एसी की मैग्नीट्यूड की बात करें तो क्या होता है, ये बोलिए। एसी बराबर क्या पढ़े ना, V इक्वल टू R ओमेगा पढ़े थे ना, तो वहां पर क्या आया था बताइए। कल पढ़े हैं आप लोग, फिर पूछ रहे हैं तो बता नहीं रहे हैं। यहां पर ये V इक्वल टू क्या था, V इज इक्वल टू R ओमेगा, और V ओमेगा बराबर R ओमेगा स्क्वायर, ये था ना, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन था। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन उसी को तो हम यहां लिख रहे हैं V स्क्वायर अपॉन R। कैसे लिखेंगे इसको आप, V स्क्वायर अपॉन R, तो यहां से क्या है, V इज इक्वल टू R ओमेगा, आपको V और यहां पर ओमेगा बराबर R ओमेगा स्क्वायर चाहिए। ठीक, ये चाहिए। और V इज इक्वल टू R ओमेगा से ओमेगा बराबर क्या होगा, V अपॉन R। तो ओमेगा का वैल्यू यहां पुट करेंगे तो क्या होगा, R V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। ये कैंसिल होगा तो क्या लिखेंगे, V स्क्वायर अपॉन R। वही चीज यहां लिखें। क्या तुमको याद है, हाँ एकदम चौपट कर दियो पढ़ाई बाबू तुम, थोड़ा सोचो विचार करो। पूछ रहे हैं तो जवाब नहीं निकल रहा है। सोचिए, कल का पढ़ाया हुआ टॉपिक याद नहीं आ रहा है आप लोग को, फिर पढ़ाने में मजा कैसे आएगा। आपका जवाब नहीं ठीक से आएगा तो पढ़ाने में मजा ही नहीं आएगा। देखिए यहां पर सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या है, V स्क्वायर अपॉन R। यदि मान लीजिए V जीरो हो गया, V है क्या, V टेंजेंशियल स्पीड है, तो यदि टेंजेंशियल स्पीड जीरो हो गया तभी तो सेंटर की तरफ आएगा, क्योंकि टेंजेंट है, टेंजेंट की तरफ बढ़ता जाएगा वो। तो यदि उसको सेंटर की तरफ आना है तो इसको जीरो होना होगा, और जब ये जीरो हो जाएगा तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, फिर एक्ट ही नहीं करेगा वो। ठीक, ये एक मेजर रीजन है। साथ साथ पैरेलल में एक और रीजन है कि हर बॉडी अपनी इनर्शिया को मेंटेन रखना चाहता है। तो जब टेंजेंशियल डायरेक्शन में उसके पास एक स्पीड है, एक वेलोसिटी है, अलग अलग डायरेक्शंस में है, तो उसके पास एक स्पीड है, तो उस स्पीड को मेंटेन रखना चाहेगा। उस स्पीड को मेंटेन रखना चाहता है, सेंटर की तरफ फोर्स लगता है, इसीलिए इधर नहीं जाकर हल्का सा टर्न करता है वो, और स्पीड को मेंटेन रखने के कारण वो घूमता रहता है। और ये एक्सेलरेशन भी है, तो देखिए इसमें V भी है, R तो कांस्टेंट है। यदि V का वैल्यू बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन का वैल्यू बढ़ेगा, है ना। जितना ज्यादा स्पीड से वो टर्न करेगा, जितना ज्यादा स्पीड से टर्न करेगा सेंटर की तरफ, उतना ही ज्यादा का फोर्स लगेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा वो। समझ पाए इस बात को। सबसे मेन रीजन ये है कि इसके पास इनर्शिया है, बॉडी के पास उस सर्कुलर पाथ में मोशन करने का, तो वो तुरंत रुकेगा नहीं, वो स्पीड को मेंटेन रखना चाहेगा। ठीक है, और इसलिए भी कि यदि स्पीड जीरो हो गया तो ये खुद जीरो हो जाएगा। समझ गए, ये दो मेजर रीजन है किसी बॉडी का सर्कुलर मोशन
करने का। और कैसा सर्कुलर मोशन? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है? जीरो है। आइए, तो ये सेंटर की तरफ यहां पर इस जगह पे होगा तो इधर सेंटर की तरफ एफ सी लगेगा, यहां होगा तो एफ सी सेंटर की तरफ इधर लगेगा, और यहां होगा तो सेंटर की तरफ एफ सी इधर लगेगा। यानी कि सारे सिचुएशंस में मान लीजिए ऑब्जेक्ट बॉडी यहां पर है, इस डायरेक्शन में उसके पास वी है, तो सेंटर की तरफ उसके पास वी एफ सी होगा, जो हमेशा सेंटर की तरफ लगेगा। इस कारण से एक पर्टिकुलर सेंटर को फॉलो करते हुए और एक फिक्स रेडियस के साथ वो बॉडी सर्कुलर मोशन करेगा। ठीक, सेम ये एग्जांपल, ये तो हो गया स्टोन स्ट्रिंग सिस्टम, इसके लिए हो गया। सेकंड में आप देखिए, जैसे ये मान लीजिए अर्थ है, ठीक, और अर्थ के अराउंड एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है मून, करता है ना, तो सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है, तो अर्थ उसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। यहां पर एफसी कौन है? यहां तो एफसी टेंशन था, यहां एफसी क्या हो गया? एफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल, चूंकि यहां पर कांटेक्ट फोर्स था, यहां नॉन कांटेक्ट फोर्स है। ठीक है, तो यहां एफसी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, नॉन कांटेक्ट फोर्स है। ठीक, इसके पास भी एक टेंजेंशियल स्पीड होता है। थर्ड एग्जांपल में आ जाएं, तो सपोज करें कि एक सर्कुलर ट्रैक है, ये ट्रैक, इस पर एक ट्रॉली है, वो मूव कर रहा है, यहां पर व्हील है उसका, यहां व्हील है, यहां इंटरनल व्हील। आप टॉप व्यू देख रहे हैं, टॉप व्यू मतलब टॉप से देखेंगे तब, मतलब वो ऐसे सर्कुलर ट्रैक है, आप टॉप से देख रहे हैं कि वो ट्रॉली ऐसे टर्न कर रहा है, तो टॉप से देखेंगे तो जो mg लगेगा वो किधर, डाउनवर्ड लगेगा क्या अपवर्ड? हाँ, डाउनवर्ड लगेगा, तो हम ऐसे दिखा सकते हैं mg को, और नॉर्मल जो ग्राउंड उस ट्रॉली पे लगाएगा वो ऐसे दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये डायरेक्शन हो गया एक mg का, और एक डाउनवर्ड अपवर्ड डायरेक्शन में हो गया, जो कि आपको एक पॉइंट की तरह दिखेगा। ठीक है, अब ये पॉइंट मान लीजिए सेंटर है O, और इसको हम लोग एक सर्कुलर रेडियस R मान लेते हैं। जब वो सर्कुलर ट्रैक पे टर्न कर रहा है, तो वो ट्रॉली कैसे करेगा? ऐसे टर्न करते हुए ऐसे जाएगा, एक सर्कुलर ट्रैक बन रहा है जिसका सेंटर पॉइंट O है। ठीक है, अब क्या होगा कि यदि आप इस ट्रॉली में बैठे हुए हैं, तब की बात कर रहे हैं, आप इस ट्रॉली में बैठे हुए हैं, तो ट्रॉली आप क्या एक्सपीरियंस करेंगे कि ट्रॉली किधर जा रहा है? बाहर की तरफ। आपका बॉडी भी बाहर की तरफ रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, वो हम बाद में बात करेंगे, वो सीडो फोर्स है, लेकिन बाहर की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करता है। इसका मतलब है कि ट्रॉली जो है इस डायरेक्शन में एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, इस फोर्स को बैलेंस कौन करेगा? फ्रिक्शन करेगा, जो इस डायरेक्शन में लगेगा, स्टैटिक नेचर का होगा या जो भी हो। ठीक है, क्योंकि उस डायरेक्शन में मोशन नहीं है, उस डायरेक्शन में मोशन नहीं हो रहा है, तो वो स्टैटिक की तरह ट्रीट करेगा। एफएस, ये जो एफएस फोर्स है, इस फोर्स को बैलेंस करेगा, जो कि रोड और टायर के बीच में लगता है। समझ गए? जो कि उस ट्रॉली को इधर नहीं जाने देगा। आपको सिर्फ इस डायरेक्शन में देखना है, वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं, इस डायरेक्शन में देखना है। यदि आप इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो एक्स, वाई और जेड, नॉर्मल फोर्स और mg जो है वो जेड एक्सिस के अलोंग लग रहा है, नॉर्मल पॉजिटिव जेड में है और mg नेगेटिव जेड में है। ठीक है, अब आप समझिए कि एक्स एक्सिस में कौन सा लग रहा है? ये फोर्स, तो माइनस एक्स एक्सिस में बैलेंस करने के लिए ये फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। समझ पा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग? तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, ये स्टैटिक नेचर का इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पॉजिटिव एक्स में मोशन नहीं हो रहा है। मोशन किधर हो रहा है? एक्स वाई प्लेन में हो रहा है ना, एक्स वाई प्लेन में हो रहा है। तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, इस डायरेक्शन के मोशन को अपोज कर रहा है। स्टैटिक मान लीजिए ले रहे हैं, तो ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, यही क्या बन जाएगा इसके लिए? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहां पर क्या होगा? हियर एफसी इज फ्रिक्शनल फोर्स, इसको बोलेंगे फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, तो यहां पर कौन था? टेंशन फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स था।
यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स था, यहां फ्रिक्शन फोर्स हो गया जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि एफसी, सेंट्रीपिटल फोर्स is not a primary force. This force, या फिर कह लीजिए कि the role of this force is played by other forces। ठीक है, ये अलग अलग एग्जांपल्स हैं। एक एग्जांपल और है जो कि थोड़ा बोर्ड भरी है तो नहीं बता पा रहे हैं, इसको लिखिए तेजी से, 4th नंबर बताते हैं। क्या? चलिए तेजी से उतारिए, मिनिमम जो आपको लिखना है उसको ये लिख ही लीजिए और थोड़ा स्पेस बना के रखिएगा। घर जाकर के एक बार फिर से रिवाइज करते हुए लिखिएगा। बार बार कह रहे हैं टॉपिक थोड़ा सा मिस कर जाइएगा, क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, मिस नहीं करना है। तुम्हारा कैप का नाम भी ईशान है, तुम कैप लिखवाए हो क्या? ओके, मेरा भी कैप लिखवा दोगे? हाँ, नाम नहीं पूछोगे मेरा? एसएस, हाँ वो जरूर कुछ बोलेगा। हाँ, आज पीछे बैठे हो, आज जगह नहीं है। फर्स्ट बेंच पे बैठने का क्या अच्छी बात है, पढ़ने वाले विद्यार्थी फर्स्ट बेंच पे बैठते हैं। तो पढ़ के एग्जाम दें, इससे पहले कैसे दे रही थी? हाँ? ट्यूसडे तक आप लोगों का क्लास चलेगा, ट्यूसडे तक, ट्यूसडे के बाद छुट्टी रहेगा, फिर मंडे से। ठीक है, ठीक है ना? हाँ, हम लोग कॉलेज में थे तो टिकट कटाने पर कॉलेज की तरफ से 50% रिजर्वेशन में हम लोग को डिस्काउंट मिलता था। कॉलेज का आई कार्ड दिखा करके आप उस छुट्टी का स्लिप दिखाइएगा। तो पुणे में कॉलेज था हम लोग का, तो वहां से लगभग उस समय फेयर होता था 525 रुपये का लगभग होता था, तो 50% फ्री हो जाता था। सब एक साथ कटाते थे पूरा। एक कोच में मान के चले कि 72 सीट होते हैं, तो उसमें से 60 सीट हम ही लोग से फिल हो जाता था। वो तो बच्चों की बात है ना, आप लोग तो बड़े हो गए। चिल्ड्रंस डे के दिन गाना बजेगा, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान। आप लोगों में से कोई है जो ये मानता है कि हम बच्चे हैं? कोई नहीं। रहने दो तुम। चलिए रिवाइज करके रखिए, आप लोग रिवाइज नहीं कर रहे हैं, समझे? रिवीजन रखिए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तो ऐसे ही बताए हैं आपको, ये तो आपको पहले भी बता चुके हैं। 4 नंबर बताने वाले हैं कॉनिकल पेंडुलम। अच्छा, जो नॉर्मल पेंडुलम है जो घड़ी वगैरह में यूज करते हैं, उसका टाइम पीरियड क्या होता है? आप लोग 10th में प्रैक्टिकल किए होंगे।
कह रहे टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या होता है? सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है? हाँ, बोलिए, किसी को पता है? अरे प्रैक्टिकल किए होंगे आप लोग। जैसे पेंडुलम हुआ ना, रस्सी से ऐसे ऐसे टंगा हुआ, ऐसे छोड़ेंगे उसको पेंडुलम तो ऐसे ऑसिलेट करेगा ना, तो यहां से वहां जाकर फिर रिटर्न बैक वहां आना में कितना टाइम लगता है? हाँ, बोलिए। वाह, लिखिए, इसको लिखिए, पहले कर देते बताते हैं। एनर्जी डाउन लग रहा है आप लोग का, एनर्जी को थोड़ा बढ़ाइए, या बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा वो बताइए। हाँ, छुट्टी देना पड़ेगा बीच में, 4 दिन का छुट्टी तो दे ही रहे हैं, और हर वीक में 2 दिन छुट्टी मिलता है। एनर्जी बढ़ाइए थोड़ा, ऐसे एनर्जी से नहीं चलेगा। एक दो पॉइंट्स लिख लीजिए, बता देते हैं, वो आगे काम देगा आपको। इसको पूरा कंप्लीट हो गया? पॉइंट्स लिखिए, एक दो पॉइंट लिखाते हैं। पॉइंट लिखिए, पहला पॉइंट लिखिए, सेंट्रीपेटल फोर्स, सेंट्रीपेटल फोर्स can be applied, centripetal force can be applied by contact or non-contact forces. Centripetal force can be applied by any other force, like can be applied by contact or non-contact forces. Example, contact or non-contact forces. Example, tension force for a stone system, tension force for string stone system, tension force for stone system is example of contact force, is example of contact force. जस्ट उसके नीचे अगले लाइन में लिखिए, द फोर्स बिटवीन अर्थ एंड मून, द फोर्स बिटवीन अर्थ एंड मून is an example of non-contact centripetal force, is an example of non-contact centripetal force. ठीक है, non-contact centripetal force. In some other cases, sometimes gravitational force also play the centripetal force, also play the role of centripetal force. वो तो हो ही, एक mg भी है जो करता है। आगे देखिए, कॉनिकल सेक्शन में हम बात करते हैं कॉनिकल पेंडुलम का। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है t बराबर 2 पाई रूट अंडर L बाई जी। पढ़े हैं ये? पढ़े ही नहीं है? पढ़े होंगे, याद नहीं होगा।
टी बराबर 2 पाई √अंडर L/G। ये ऐसा क्यों, ध्यान से देखिए, एक बॉब मतलब मास उसका m है, सेंटर पॉइंट हो गया, और ये लेंथ L है, ये पॉइंट O है और इस पॉइंट को P कह रहे हैं मान लीजिए, तो OP का लेंथ हो गया L, ठीक। वो उस सिंपल पेंडुलम के जो लेंथ है स्ट्रिंग का, वो उसका लेंथ हो गया। अब हम क्या करेंगे कि यहां से इसको, यहां से हम थीटा एंगल ले जाकर, ये एंगल कितना मानते हैं हम, थीटा। थीटा एंगल यहां से हम थीटा एंगल पे इसको ले गए, लेंथ इसका L ही है, और इस पॉइंट को मान लेते हैं Q। अब Q पॉइंट से हमने रिलीज किया, तो रिलीज किया तो इधर ही आएगा, आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा? क्या उधर ही चला जाएगा? मुस्कुरा रहा है, हाँ? मुस्कुरा तो तुम ऐसे रहे हो कि जैसे तुमसे हम कुछ इंटरनल बात पूछ ली हो। इधर ध्यान दो, मुस्कुराने के साथ इधर भी ध्यान देना है। दे रहे हैं? अच्छा, टाइम लगता है क्या दिन में? दे रहे हैं, रुको, हड़ा क्यों रहे हो? चलिए देखिए यहां पर, उत्कर्ष पांडे, कोई डाउट? तुम पूछते नहीं हो डाउट, क्या आ जाएगा? पेंडुलम वापस आ जाएगा, बोला डाउट आ जाएगा। ठीक है, कि इधर ही क्यों आएगा, इधर ही क्यों आएगा? ये पेंडुलम यहां से हम यदि इसको रिलीज करते हैं, इस बॉब को, मतलब मास को m को, तो यहां से रिलीज करने के बाद ये इधर ही क्यों आएगा? रीजन क्या है, बोलिए, क्या रीजन है कि ये इधर ही आएगा? बोलो, बताइए, कुछ काम करने दीजिए उसको। बोलो, किसी को नहीं पता? देखिए यहां पर सबसे पहले तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg लगेगा, ठीक, जो यहां भी लगेगा। तो इस पॉइंट को, P पॉइंट को समझ लेते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, ठीक है। अपवर्ड डायरेक्शन में क्या, टेंशन, ठीक। बैलेंस हुआ, P पॉइंट पर बैलेंस हो गया। जाके आओ तो मनीष को बोलो, तो जाओ ना, मनीष को बुला के लो। मनीष नहीं होगा तो किसी को और बुलाना। देखिए यहां पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg हो गया, अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन हो गया, ठीक। तो P पॉइंट पर नेट फोर्स 0 हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? जितना mg उतना ही टेंशन, तो T बराबर mg लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, एट पॉइंट P T इज इक्वल टू mg लिख सकते हैं, ठीक। अब आप यदि यहां आ जाते हैं, ठीक है, इस पॉइंट पर, Q पॉइंट पर, तो Q पॉइंट पर mg तो नीचे ही लगेगा, लगेगा ना, और ये पॉइंट Q है। अपवर्ड डायरेक्शन में क्या लगेगा, टेंशन होगा। क्या है उसको समझाइए, बोलोगे नहीं तो आगे जूता से मारेंगे कस के, उसको समझाओ उसको। देखिए यहां पर इस डायरेक्शन में टेंशन, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, थीटा, थीटा होगा ना। तो ये T है, तो ये कितना होगा, हम चल गए ना तो बुखारे उतार देंगे इसका, हम अभी की जरूरत ही नहीं, जानता है हमको, तो जो यहां जानता है हमको, तो बस वो कुछ कहेगा ही नहीं। आई T cos थीटा, T का एक कंपोनेंट T cos थीटा हुआ, एक कंपोनेंट इधर आएगा,
कौन सा होगा? टी साइन थीटा। तो टी साइन थीटा अब ये रिजॉल्व हो गया, रिजॉल्व हो गया ना। तो अब टेंशन रिजॉल्व हुआ तो एक कंपोनेंट हो गया टी कॉस थीटा, जो कि उसकी वेट को बैलेंस कर दे रहा है, एमजी को बैलेंस कर दे रहा है। तो इस केस में हम क्या लिखेंगे? फॉर पॉइंट किसके? क्यू। तो क्यू पॉइंट के तो टी कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? mg। और एक हो गया टी साइन थीटा, तो टी साइन थीटा बराबर m इंटू ए सी लिख सकते हैं क्या? हालांकि यहां पर m इंटू ए सी नहीं लिखेंगे क्योंकि ये सर्कुलर पाथ को फॉलो नहीं करेगा उसके, ठीक है। ऐसे सर्कुलर पाथ ऐसे होगा ना, तो उसके लिए टेंशन ही रिस्पॉन्सिबल होगा। इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे, लेकिन हाँ ये जरूर है कि टी साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? m इंटू क्या लिखेंगे? बोलो, m इंटू ए लिखेंगे। ये जो है टी साइन थीटा, ये फोर्स है जिस कारण से बॉडी इस डायरेक्शन में आएगा और उसके पास एक्सेलरेशन ए होगा। तो ए बराबर टी साइन थीटा बाई एम। समझ गए? तो बॉडी पॉजिटिव इसमें मैंने पूछा था कि क्यू से इधर ही क्यों आएगा, तो टी साइन थीटा जो फोर्स लगेगा उसके कारण आएगा। और जैसे ही थीटा जीरो होगा, जब पी पॉइंट पे आएगा तो थीटा कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो साइन जीरो का वैल्यू कितना, यानी कि एक्स एक्सिस में जो नेगेटिव एक्स एक्सिस में फोर्स लग रहा था उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अब यदि मान लीजिए वो इस पॉइंट पे आ गया, इस पॉइंट पे आ गया, मान लीजिए यहां कहीं आ गया, ठीक, तो यहां पर कहीं आ गया, तो अब यहां डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन, ठीक है। और अब इसको बैलेंस करेंगे तो एक इधर आएगा जिसको हम लोग टी क्या बोल देंगे? इसको टी कॉस थीटा बोल देंगे। और इस डायरेक्शन में क्या आएगा? जो अब इस साइड में उसको ले जाएगा। और फिर इस पॉइंट को मान लीजिए आर बोलते हैं, तो आर से फिर पी की तरफ जाएगा, तो फिर साइन थीटा का वैल्यू जीरो हो जाएगा। और इसलिए वहां टी टाइम यहां पर आते आते जो एक्स एक्सिस में लग रहा था फोर्स वो जीरो हो जाएगा। फिर बॉडी यहां रुकेगा नहीं, क्योंकि मोशन है, उसके पास इनर्शिया है, वो आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। और क्यू पॉइंट पे आकर के वो रुकेगा क्यों? क्योंकि जो इनर्शिया के कारण इधर जा रहा था, अब धीरे धीरे ये फोर्स मजबूत होता जा रहा है। पहले यहां जीरो था, धीरे जैसे से एंगल बढ़ेगा ये फोर्स ज्यादा स्ट्रांग होगा, क्योंकि एंगल बढ़ेगा तो साइन जीरो से एंगल बढ़ेगा तो 45 पर और मजबूत होगा, 90 पे और मैक्सिमम होगा, तो 90 पे यहां पहुंचेगा, तो वहां तो जाने की जरूरत नहीं है, यहां पर वैल्यू मजबूत हो रहा है। और जैसे जैसे इधर आएगा वो टी साइन थीटा का वैल्यू कमजोर होगा, मतलब वीक होगा, और पी पॉइंट पे जीरो हो जाएगा। समझ पाए इस बात को? ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कॉनिकल पेंडुलम का। कॉनिकल पेंडुलम का, ठीक है। कॉनिकल पेंडुलम में क्या लिखेंगे कि जैसे मान लीजिए एक रूप पोजीशन है, ये सेंटर पॉइंट, यहां पर बॉल है, मास m है, ठीक है। इसको यहां पे ला रहे हैं हम, यहां पर, ठीक है। ये एंगल थीटा, ठीक है, ये एंगल थीटा हो गया। अब यहां पर लाने के बाद सेम वही चीज, यहां पर अपवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा? टेंशन होगा, जो कि ये टेंशन टी का कॉस थीटा होगा। डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा? mg होगा। इस डायरेक्शन में टी साइन थीटा होगा। और मान लीजिए कि ऐसे हम एक सर्कल बना करके उसको रिलीज कर देते हैं ऐसे, ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ? इस केस में वो एक सर्कल बनाएगा, नीचे से बॉटम से देखेंगे तो, ठीक है, मतलब उसको हमने ऐसे रिलीज किया है, तो ऐसे सर्कुलर पाथ पे टर्न करेगा, जो सेंटर की तरफ टी साइन थीटा लगेगा। और इस केस में ये जो टी साइन थीटा होगा, ये टी साइन थीटा यही क्या होगा? एफ सी होगा। और इसका मास मान लीजिए m है, तो m इंटू
समझ पाए? तो यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा हो गया? टी साइन थीटा हो गया, जो कि इसको सर्कुलर पाथ पर टर्न करा रहा है। समझ पाए इस बात को? तो यहां पर भी सर्कुलर मोशन हो रहा है। यहां लिखेंगे कि बॉडी इज फॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। बॉडी इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, ठीक है। हियर एफ सी इज इक्वल टू टी साइन थीटा। और ए सी क्या बनेगा यहां? ए सी, चूंकि ए सी एम क्या होता है? वी स्क्वायर अपॉन आर। तो यहां आर क्या होगा? आर कैसे निकलेगा? ये लेंथ कितना है? एल। और ये लेंथ कितना होगा? एल कितना होगा? एल कॉस थीटा होगा। ये लेंथ कितना होगा? इस पॉइंट को हम ओ कह रहे हैं, इस पॉइंट को पी कह रहे हैं, इस पॉइंट को क्यू कह रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज जो पी से ओ का दूरी है वो क्या कहलाएगा? आर साइन थीटा कहलाएगा, ठीक है। आर साइन थीटा। तो आर साइन थीटा उसका रेडियस होगा, होगा कि नहीं होगा? आर साइन थीटा कैसे हो, समझ में आया? अरे ट्रायंगल है, उसमें हाइपोटेनस दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है, फिर से वही बात, ठीक है। एक ट्रायंगल है जिसका हाइपोटेनस दिया हुआ है एल, और एंगल दिया हुआ है 90 डिग्री के अलावा। राइट एंगल ट्रायंगल है ना ये। तो राइट एंगल, हाँ, तो हाँ, एल लिखना, आर लिख लिए, एल होना चाहिए। एल, एल साइन थीटा, तो उसका लेंथ एल हो गया, तो उसका परपेंडिकुलर आर साइन थीटा होना चाहिए। बेस उसका एल, जो एल साइन थीटा, और बेस उसका एल कॉस थीटा होना चाहिए। तो ये एल कॉस थीटा उसका पेंडुलम का लेंथ हो जाएगा उसके लिए। और यहां पर एल चुकी है, तो एल साइन थीटा जो है वो उसका रेडियस हो गया, इसी सर्कुलर पाथ पे वो घूमेगा। समझ गए? क्लियर है सबको? उतारिए, दोनों उतारिए तो।
कोई डाउट है? हाँ, नहीं है डाउट? अंकित कुमार, कोई डाउट नहीं है, क्लियर है? अच्छा, तो ये टी साइन थीटा कैसे आया, बोलो? तुमको डाउट नहीं तो हम पूछ सकते हैं ना, बोलिए, बताओ अंकित कुमार। नहीं पता? विशाल, सारी निगाहें अब तुम्हारे पर हैं, अब धनुष तुम्हें उठाना है। देखते हैं गांडीव तुम उठा पाते हो कि नहीं। तो टी साइन थीटा कैसे आया, कौन वेक्टर है? हाँ, तो कौन सा वेक्टर का रिजॉल्व हुआ है? हाँ, टी, ये टी क्या है? हाँ, तो उसको रिजॉल्व करने से ये टी कॉस थीटा भी तो हो सकता था, तो ये कॉस थीटा क्यों हुआ? ये साइन थीटा भी तो हो सकता था। ये थीटा एंगल कहाँ से आया, किसके बीच का एंगल, ये कहाँ से आ गया थीटा? ये अल्फा भी हो सकता है। हाँ, तुम बताओ, तुम बताओ, खड़ा कर देंगे फिर, बताओ। नहीं पता तो तुम क्यों नहीं पूछ रही हो? हाँ, हम पूछे ना कि डाउट है तो पूछिए, तो कुछ बोली, तो हम पूछ रहे हैं, पूछने का मुझे अधिकार है कि नहीं? हाँ, तो अपने अधिकार का पालन कर रहे हैं हम, तुम अपने अधिकार का पालन नहीं कर पाई तो हम कर रहे हैं। क्या कर पाई, क्या फिर से बताएं? अच्छा, देखिए, जब तक कंफर्म ना हो जाइए हाँ मत कहिए, नहीं तो हम पूछेंगे, आप जवाब नहीं दे पाइएगा, एम्बैरेसमेंट फील होगा, ठीक है? इसलिए संतुष्ट हो लीजिए, समझ लीजिए, कहीं डाउट है तो क्लास के बाद पूछ लीजिए। कुछ लोग शुरुआत में तो बहुत शेर बनते हैं कि सर बीच में डाउट हुआ तो हम पूछ सकते हैं। वो दिन मुझे मुझे भूले नहीं भूल रहे हैं हम। एक दिन रात को अचानक सपना आया, हम जाग गए और सपना 4 बजे का था, तो या तो भविष्य में होगा या तो हो चुका होगा। अचानक हम बोल रहे हैं, उसको रोक करके बोला कि सर एक डाउट है मेरा, यदि बीच में कोई डाउट हो तो हम पूछ सकते हैं। इसके पिताजी के भी आंख में आंसू आ गए, मेरे भी आंख में आंसू आ गए। मेरे आंसू तो ऐसे ऐसे निकल रहे थे, ऐसे टप टप गिर रहे थे। अरे मतलब जब जब वो उसको फोर्स मिल जाता है तो एक्सेलरेटेड हो जाता है ना आंसू, पोस्टल पाथ फॉलो करने लगता है, एकदम टप टप गिर रहा था एकदम। लोग रुमाल लेके ऐसे से करते, हम अपना टेबल पोंछ रहे थे। ऐसा विद्यार्थी कहाँ था? नहीं, हम हमेशा मेरे आंख में आंसू आ गए और अंदर अंदर लग रहा था ऐसा विद्यार्थी कहाँ था? हा? इसकी गलती नहीं है, हॉस्टल में इसके दोस्त लोग इसको पढ़ने नहीं देते हैं, इसका हाथ पैर पकड़ लेते हैं वो दोस्त, इसका हाथ पकड़ के बोलते होंगे नहीं भाई, हॉस्टल के विरुद्ध कार्य मत करो। हॉस्टल क्यों होता है? आओ गप्पे सप्पे करेंगे, इधर उधर की बातें करेंगे, घूमने जाएंगे। अरे ट्वेल्थ में 2-3 बच्चे हैं, रूम लेके रह रहे थे, एक लड़का उसके पास जाता है, रिकॉर्ड बना रहा है 14 से 14.5 घंटा लगातार गेम कैसे खेल सकता है। 12 का है, मिल लीजिएगा, हो गया। आइए,
आइए आगे बढ़ते हैं। अब एक कंडीशन है, बीच में गैप चाहिए क्या? हाँ, सेंट्रीपेटल फोर्स फॉर block moving on circular, moving on vertical circular track। देखिए यार ध्यान से, ये पॉइंट है नहीं, मैंने अपने तरफ से बनाया है, इस पर ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई ब्लॉक है जो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है, ब्लॉक जिसका मास m हो गया, ठीक है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg होगा। अपवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा? नॉर्मल, ठीक है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल। बॉडी इधर जा रहा है v बराबर कांस्टेंट से, ऐसा हो सकता है क्या? होगा। तो यहां नॉर्मल बराबर क्या होगा? mg। केस a ले रहे हैं इसलिए इसको a कह रहे हैं, तो na बराबर क्या होगा? mg। अब ध्यान समझिएगा, मान लीजिए एक ऐसा ट्रैक है, अब ब्लॉक यहां पर है, मास और इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक। तो इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg होगा। सेंटर पॉइंट ये है सर्कुलर ट्रैक का, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg हो गया। अपवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा? नॉर्मल होगा। तो यहां पर सेंट्रीपेटल फोर्स क्या होगा? Fc बराबर NB, इसको B मान लेते हैं पॉइंट, NB माइनस mg इज इक्वल टू m इंटू AC होगा। होगा ऐसा, ठीक। तो यहां से NB बराबर क्या आएगा? NB बराबर m AC प्लस G होगा, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हैं, Na बड़ा होगा कि NB बड़ा होगा? तो NB इज ग्रेटर देन, क्या होगा? Na होगा, ठीक है। अब तीसरा सिचुएशन देखिए, C, सेंटर पॉइंट वो यहां, ब्लॉक यहां रखा हुआ है, इस डायरेक्शन में यहां V है कांस्टेंट, तो मास m है, इस डायरेक्शन में वो कांस्टेंट से मोशन कर रहा है, ठीक है। अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल, डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, ठीक। अब इस केस में क्या होगा? fc बराबर mg माइनस nc बराबर क्या है? ठीक है। अब इसको इधर लाएंगे तो mg माइनस mac इज इक्वल टू nc, तो nc बराबर क्या आएगा इसमें? m g माइनस ac। तो कौन कैसा सीक्वेंस होगा? na इज ग्रेटर देन, सॉरी nb इज ग्रेटर देन, nb इज ग्रेटर देन na, और na जो होगा दैट इज ग्रेटर देन nc होगा। समझ पाए कुछ? यानी सर्कुलर ट्रैक में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, मिलेंगे आपको सर्कुलर ट्रैक में। जैसे मान लीजिए, सपोज करें, एक छोटा सा एग्जांपल देके बताते हैं। मान लीजिए एक पानी में बकेट, बकेट में पानी है, थोड़ा पढ़िए नहीं तो फिर हम भी उसी तरह हो जाएंगे। बकेट में पानी है, या पानी में, हाँ हो सकता है कुआं में पानी होता है ना, उसमें बकेट होता है ना, होता है कि नहीं होता है?
हाँ, तो एक बकेट में पानी है और आप रस्सी से बांधे हुए उसको, छोटा सा बकेट है, मतलब प्लास्टिक का छोटा सा बकेट है, उसमें पानी है, 1 लीटर पानी मान के चलिए, ठीक है। 1 लीटर 1 kg, 1 लीटर 1 kg में क्या डिफरेंस है? हाँ बोलिए, 1 लीटर 1 kg में क्या डिफरेंस है? एक ही चीज है। 1 लीटर दूध कभी लिए हैं? 1 kg दूध लिए हैं कभी? 1 kg दूध लिए हैं कि 1 लीटर दूध लिए हैं? मायने रखता है किससे लिए हैं। यदि आपने पैकेट वाला दूध लिया है तो 1 लीटर लिया है, और जो दूध देने आते हैं उनसे लिया है तो वो 1 kg दूध लिया है कि नहीं? अरे बताइए, 1 kg दूध लिया है कि 1 लीटर दूध लिया है? कभी 1 kg दूध आज तक नहीं लिया है कभी? कभी सुने हैं 1 kg दूध? 1 kg दूध भी सुने हैं, 1 लीटर दूध भी सुने हैं, तो कौन दोनों में कौन सही है? अच्छा, और हाँ, तो दुकान से लिए तो लीटर, अब पड़ोसी से लिए तो चेक कर लो तुम कितना फोर्स लगता है उसको पचकने के लिए। फोर्स रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रॉय इट्स स्ट्रक्चर, चेक कर लो। 3-4 बार पटका ना तो कैलाश के लिए काम के लायक हो जाएगा वो, ठीक है। कैलाश जानते हैं ना? कैलाश हमेशा टूटे फूटते बर्तन को खोजता रहता है, कहां मिल जाए टूटा फूटा बर्तन। कैलाश, हनुमान मंदिर। तो बताइए दोनों में डिफरेंस क्या है? 1 लीटर दूध और 1 kg दूध में क्या अंतर है? वेरी गुड, तुम्हारे मुताबिक ठीक है। और बताइए, बोलिए। देखिए, एक ट्रक का सामान एक टेम्पो में नहीं आ सकता, नहीं आ सकता ना, नहीं आ सकता। बोलिए, आपने दोनों सुना है, दोनों को आप सही मानते हैं, तो अंतर क्या है? हाँ, एक सॉलिड के लिए, हाँ, तो 1 kg दूध सॉलिड है ना। ओहो, इसका कहना पहले बर्फ कर दो। मेरे आंख में फिर से आंसू आ रहे हैं, इस बार वहां ना पहुंच जाए। अरे पता है तो बताइए ना, ऐसा क्या है? 940, मतलब 914, 940 होता है। अच्छा ठीक है, तुम कर लेते, तुम क्या किए? वो सॉलिड होता है, तुम यही गूगल सर्च किए थे। नहीं ठीक है, अब आप कंफ्यूजन एक बात का है, हमको भी इस बात का कंफ्यूजन है, एग्जैक्ट हमको नहीं पता 940 ग्राम बराबर 1 लीटर होता है या 914, ऐसा हो सकता है, हमको ये एग्जैक्ट याद नहीं है। अच्छा खैर ठीक है, सुनिए, देखिए होता क्या है, आप इसको ऐसा समझिए, इसको समझने के लिए सबसे बेसिक तरीका ये है, अरे सुन लो इधर, सबसे बेसिक तरीका ये है कि लीटर इन जनरली, लीटर हम ऐसे सबस्टांस को मेजर करने के लिए यूज करते हैं जो कि फ्लूइड होता है, फ्लूइड होता है, वो पानी भी हो सकता है, मतलब लिक्विड भी हो सकता है, गैसेस सबस्टांस भी हो सकता है, उसको मेजर करने के लिए हम लीटर का यूज करते हैं, क्योंकि लीटर यूनिट है वॉल्यूम का, ठीक है, लीटर यूनिट है वॉल्यूम का। कैसे? तो जैसे आप घर के ऊपर में जो टंकी होता है, वाटर टंकी, जिसमें 1000 लीटर उसमें पानी आ सकता है, हम लोग कहते हैं, मांगते हैं दुकान में, तो बोलते हैं कि हमको वाटर टैंक दीजिए जिसका कैपेसिटी 1000 लीटर हो। तो 1000 लीटर का जो कैपेसिटी का वाटर टैंक होगा ना, उसका वॉल्यूम जो होगा 1000 लीटर के लिए, तो कैसे आएगा वो? 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम से आएगा। 1 मीटर क्यूब मतलब 1 मीटर लंबा होगा, 1 मीटर उसका वाइड होगा और हाइट भी 1 मीटर होगा। क्योंकि वो सिलिंड्रिकल शेप में बनाते हैं, लेकिन यदि आप उसको यदि क्यूबिकल शेप में बनाइएगा तो 1 मीटर उसका लेंथ होगा, 1 मीटर उसका विड्थ होगा और 1 मीटर हाइट होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1
1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू, मतलब आप इसको ऐसे कब समझ लीजिए कि 1 इंटू 1 ये मीटर क्यूब हो गया, बराबर कितना हो गया 1000 लीटर हुआ। तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना हुआ 1000 लीटर हुआ। समझ पाए इस बात को? यदि कोई भी डायमेंशन 1 में होगा तो मीटर क्यूब लिख सकते हैं ना उसको। तो 1 मीटर क्यूब बराबर कितना हो गया 1000 लीटर। ठीक है, आपको 1 लीटर निकालना है, 1 लीटर निकालना है तो 10 टू पावर -3 मीटर क्यूब होगा। वो उतना वॉल्यूम कंज्यूम करेगा, ठीक है, ऑक्युपाई करेगा उतना वॉल्यूम। तो ये जनरली हम लोग किस में करते हैं, लिक्विड के टर्म में और गैस के, क्योंकि उसका कोई सेफ फिक्स शेप एंड साइज होता नहीं है। जिस कंटेनर में डालेंगे वो उसके अकॉर्डिंग शेप एंड साइज ले लेगा। समझ गए? केजी इन जनरल हम लोग सॉलिड सबस्टेंस के लिए लेते हैं, समझ गए, इन जनरल। लेकिन हम उसको रिलेट कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, क्योंकि मास बराबर क्या होता है m इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो ये है मास और ये है वॉल्यूम, इसके यूनिट क्या होगा लीटर, इसका यूनिट क्या होगा केजी। तो यदि किसी सबस्टेंस का डेंसिटी फिक्स है तो हम उसके वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं या मास को वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। m बराबर रो वी या फिर m बराबर वी रो आप पढ़े हैं। तो यदि उसका डेंसिटी फिक्स है, मान लीजिए कि सपोज थोड़ा देर के लिए, ये स्टैटिकल डाटा है वो तो अलग बात है, मान लीजिए कि दूध का डेंसिटी जो है 800 केजी पर मीटर क्यूब है, मान लीजिए 800 है। तो आप यहां 800 पुट करेंगे, यहां पर आप वॉल्यूम 1 लीटर देंगे, ठीक है, 1 लीटर को मीटर क्यूब में चेंज कर लेंगे। तो आप वो मीटर क्यूब में चेंज हो गया और यहां पर डेंसिटी आपको मिल गया। तो आप मास पता कर सकते हैं किसका, उसी सबस्टेंस का जिसका डेंसिटी 800 केजी पर मीटर क्यूब है, यानी दूध का। ठीक है, हम एक ऐसे ही डाटा लिए, ये फिक्स नहीं है, 800 नहीं होता है, कुछ और होता है। जैसे कोई ऑयल है, जनरली कोई ऑयल का डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से कम होता है, समझे। जैसे मान लीजिए मस्टर्ड ऑयल है जो खाना बनाने में हम लोग यूज करते हैं, और क्या सरसों का तेल, उसका डेंसिटी मान लीजिए 800 केजी पर मीटर क्यूब है, ठीक है, पानी से कम होता है उसका डेंसिटी, ठीक है, विस्कस ज्यादा होता है। आपको विस्कोसिटी और डेंसिटी में थोड़ा डिफरेंस है, उसका ध्यान रखना है। विस्कस ज्यादा होगा, डेंस को जरूरी नहीं कि वो ज्यादा होगा, समझ गए। तो डेंसिटी मतलब समझ गए, डेंसिटी जानते हैं ना। तो अब यदि हमको उसका डेंसिटी पता है और वॉल्यूम हम लीटर के टर्म में, लीटर से मीटर क्यूब के टर्म में निकाल सकते हैं, तो उसका मास बता सकते हैं। वही चीज वो बोला कि 940 ग्राम के लगभग में आएगा 1 लीटर दूध का वजन, समझ गए, क्योंकि उसका डेंसिटी फिक्स है। डेंसिटी लिक्विड का फिक्स होता है कि गैस का फिक्स होता है, कि दोनों का वैरी करता है? हाँ बोलिए। डेंसिटी लिक्विड का फिक्स होता है, गैसेस सबस्टेंस का डेंसिटी फिक्स नहीं होता है। उसको आप प्रेस कीजिएगा तो कंप्रेस हो जाएगा। उसका बेस्ट एग्जांपल एलपीजी सिलेंडर है। उसमें आप क्या करते हैं, उसमें गैस जो पेट्रोलियम गैस है उसको आप कंप्रेस करके लिक्विड फॉर्म में ले आते हैं। इसीलिए सिलेंडर को आप ऐसे घुमाएंगे, ऐसा हिलाएंगे ना, तो वो लिक्विड की तरह हिलेगा, और जैसे ही उसका वाल्व ओपन करेंगे तो गैस निकलेगा, लिक्विड नहीं निकलता है उसमें से। ऐसा कभी किए हैं, कभी ऐसा फील किए हैं जो हम कह रहे हैं? तो सिलेंडर को आप जैसे ऐसे हिलाएंगे तो उसमें से लिक्विड की तरह वो हिलेगा, जैसे उसमें पानी हो या फिर दूध हो, ऐसा कुछ लगेगा आपको। लेकिन जब आप उसका वाल्व ओपन करके आप पाइप के थ्रू गैस को, मतलब उसका चूल्हा का बर्नल जलाएंगे तो वो गैस की तरह जलेगा। क्या हुआ, पहले उसमें प्रेशर ज्यादा था, प्रेशर उसमें हमने कम किया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाया, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, गैस में, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो गया, समझ गए। चूंकि वो गैसियस सबस्टेंस था इसलिए कंप्रेस हो सका। यदि वो लिक्विड होता तो कंप्रेस नहीं होता। लिक्विड कभी कंप्रेस नहीं होगा। कभी आज तक जीवन में कभी भी वैक्सीन या फिर इंजेक्शन लेने का मौका मिला है तो उस इंजेक्शन में जो प्लंजर होता है उसमें क्या होता है, लिक्विड होता है। वैक्सीन वहां से सिरिंज से खींचा तो वो उसमें से लिक्विड उस सिरिंज में आ गया, और उसके बाद वो हल्का सा प्रेस करके देखता है कि उसका जो सुई है उसमें से एयर बबल तो नहीं है, वो लिक्विड को थोड़ा निकाल कर देखता है ताकि एयर बबल क्लियर हो जाए, ठीक है। और तब आपके वेन्स में इंजेक्ट करता है, तो इंजेक्ट करता है तो वो प्रेस करता है तो लिक्विड प्रेस होकर के अंदर जाता है,
यदि लिक्विड कंप्रेसिबल फ्लूइड हो जाता तो आपका यहाँ वेन्स उसको प्रेशर देता और इधर से प्रेशर आता तो वो दब कर छोटा हो जाता, अंदर नहीं जा पाता। बात समझ पाए? नहीं समझ पाए? आपके बॉडी का वेन्स यहाँ पर मतलब मान लीजिए नस है और प्लंजर को वो डॉक्टर क्या या जो इंजेक्टर है वो क्या कर रहा है, प्रेस कर रहा है तो इसमें से लिक्विड इधर जाना चाह रहा है, प्रेस कर रहा है तो लिक्विड उधर जाएगा ना। और आपका वेन्स यदि उसको प्रेशर देता है, आपके ब्लड का प्रेशर अलग से होता है, यदि ये प्रेशर यदि दे रहा है और इधर वाला भी प्रेशर दे रहा है और यदि वो कंप्रेसिबल होता तो वो इतना में दबकर इतना हो जाता है, आपके वेन्स में नहीं जाता। आपके वेन्स में इसलिए जाता है क्योंकि इधर से प्रेशर दिए, अब वो दब तो नहीं सकता, तो जहां कमजोर एरिया देखेगा, कमजोर पोजीशन देखेगा, वहां वो अंदर चला जाएगा। बात नहीं समझे? जैसे मान लीजिए एक आप पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट रखिए, उसमें ना आप एयर रखिए और उसको क्या कीजिए, आप पिस्टन को दबाइए तो दबेगा, लेकिन उसमें पानी रखिए और तब पिस्टन दबाइए, नहीं दबेगा। नहीं समझे? अभी आपके सामने जो हो रहा है वो जेसीबी वगैरह देख रहे हैं आप लोग? हाँ, इसको पहले लिख लीजिए, इसको लिखिए, पहले लिखिए। अभी के समय में ना सिर्फ इंस्टा एफबी यही होता है, इसीलिए आप लोग को बाहरी नॉलेज है ही नहीं एकदम। हमारे समय में ना हम लोग बाहर का समझते, चीजों को देखते थे। मेरा मैकेनिक्स स्ट्रॉन्ग कैसे हुआ जानते हैं आप लोग? टॉम एंड जेरी देखने से। अभी भी देखते हैं। अब खासियत है कि हम और मेरे बेटे दोनों देखते हैं। टॉम एंड जेरी देखिएगा, आपका मैकेनिक्स का इंट्यूशन ऐसे ही अच्छा हो जाएगा, आपको खुद लग जाएगा कि हाँ ये ऐसे होना चाहिए। डोरेमोन से नहीं। हाँ, तुम्हारा चॉइस हमको पता है। उसमें एक ऐसा फूकने वाला होता है और यहाँ होल रहता है, उसमें वो चूहा चला जाता है, इधर से ये फूकता है तो चूहा ऊपर ऐसा छटपटाता है और जैसे हवा खींचता है वो चला जाता है नीचे। तो आपको ये पता चल जाएगा ऊपर वो छटपटा क्यों रहा है, आपको इंट्यूशन डेवलप करेगा। फूका तो ग्राउंड से ऊपर फोर्स लगा, उसका वेट को बैलेंस किया, वही घूम रहा है वो। नहीं, लिटरली बोल रहे हैं, आप डे टू डे लाइफ में चीजों को ऑब्जर्व कीजिएगा तो आपको वहां से फिजिक्स निकल के सामने आएगा। आप ऑब्जर्व करिएगा तो, ऑब्जर्व नहीं करेंगे तो कुछ नहीं। वो चेहरा ही भूल जाते हैं, रेगुलर आया करो, चेहरा याद रहेगा। सुमन कुमार, और वो क्या नाम था उसका, अंकित झा के साथ जो रहता था, सुमन कुमार नहीं था? तुम कहाँ छोड़ दिए उसको? हाँ, बीच मजदार पे छोड़ दिए। वो कसम खाया था कि मैं जब भी आऊंगा सुमन कुमार के साथ आऊंगा, तुमने उसकी प्रतिज्ञा तोड़ दी। हाँ, आने की निकला तो फिर क्या, ग्रह नक्षत्र देखा ठीक नहीं है, लौट गया होगा। आज का राहु जो है वो शनि के अंदर प्रवेश कर गया है, देवी दर्शन के लिए गया है। बताइए। शनि के अंदर प्रवेश नहीं किया है, हा? चलिए आगे बढ़ा जाए कि छोड़ दिया जाए? आज एक स्वर में आवाज आता है। सब लोग तरसने लगता है।
सर्कुलर ट्रैक स्टार्ट करना है। चलिए कोई बात नहीं, आज रहने देते क्योंकि तो लंबा टॉपिक है, तो एक साथ स्टार्ट करेंगे।